टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रहे हैं कुछ वक्त पहले की तस्वीरें जहां भारत ने ब्राजील को G20 की अब सदस्यता सौंपी है। 2024 में मेजबानी करेगा ब्राजील। 2024 में अब अगला समिट होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है भारत ने। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को जिस तरीके से अध्यक्षता सौंपी है, वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने साझा की थी। अब अगला जो समिट होगा वो ब्राजील में होगा, यानी कि अब अध्यक्षता ब्राजील करेगा। देखिए, इसे अब जानिए कि G20 जो है इसका कोई सेंटर नहीं है, कोई मुख्यालय नहीं है, क्योंकि जो देश इसकी अगवानी करता है, जो देश इसकी अध्यक्षता करता है, उसी देश में पूरे साल उसकी बैठकें चलती हैं और ऐसा भारत के साथ ही हुआ। ठीक इसी तरीके से अब 2024 की जिम्मेवारी सौंपी गई ब्राजील को। प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें भी साझा हुई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बहुत खुशी के साथ वो दंड भी सौंपा राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को। तो कुल मिलाकर देखा जाए G20 शिखर सम्मेलन का तीसरा जो सेशन है बहुत सुखद रहा। कल जिस तरीके से तमाम विषयों पर चर्चा हुई, देखिए वो तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे थे आपके सामने, जिसके बारे में बता रहे थे कि पीएम मोदी ने किस तरीके से डा सिल्वा को सौंपा है अध्यक्षता के लिए। अब 2024 में मेजबानी करेगा ब्राजील। तो ये खुशी भी जाहिर हो रही है इसमें, और इसी के साथ साथ आत्मविश्वास भी प्रधानमंत्री मोदी का देखते ही बन रहा है। तो अगले साल 2024 में ब्राजील में अगला समिट होगा। यदि समिट की बात करी जाए तो बेहद सुखद ये समिट रहा, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। और इसी के बाद बता दें आपको कि कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर चर्चा हुई, विचार मंथन किया गया और आपसी सहमति बनी। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। मैं
प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जाहिर की थी किस तरीके से वह दंड भी सौंपा गया, जब अब आगे जो मेजबानी करेगा वो ब्राजील करेगा। G20 के बारे में लगातार आपको जानकारी हम दे ही रहे हैं। कोई मुख्यालय G20 का नहीं है, जी हाँ, आप इसे समझिए। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है उसी देश की पूरी जिम्मेदारी होती है, और जितने भी समिट होते हैं, जितनी भी बैठकें होती हैं, उस देश के भीतर ही होती हैं। तो इस बार भारत ने इसकी मेजबानी की। 2023 भारत के नाम रहा था, और इसी के साथ साथ 2024 आपको बता दें वो ब्राजील के नाम होगा। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जरा आप देखिए, जिसमें चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सम्मेलन को खत्म करने की घोषणा भी की है और वैश्विक सुझावों पर अमल की जरूरत बताई है। नवंबर 2000 आपको बता दें, नवंबर में G20 का वर्चुअली सेशन हो, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात भी रखी है और अपनी मंशा को जाहिर भी किया है। नवंबर में G20 का वर्चुअल सेशन हो, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सम्मेलन को खत्म करने की घोषणा करते साथ ही वैश्विक सुझावों पर अमल करने की जरूरत बताया। वर्चुअल सेशन का जिक्र किया है कि नवंबर में G20 का वर्चुअल सेशन हो। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति चौहान हमारे साथ बनी हुई हैं और विदेशी मामलों के जानकार अश्विनी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले प्रीति, आपका रुख करते हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का धन्यवाद किया और इस सेशन का अंत किया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपनी बात भी रखी गई है कि अब आगे जो बात हो वर्चुअल सेशन पे हो, फिलहाल क्या जानकारी प्रीति? सबसे पहले तो जानकारी यही है कि अब G20 की मेज़बानी जो है भारत ने उसके समापन की घोषणा कर दी है, ये बड़ी खबर है। और साथ ही ब्राज़ील को अब इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ने सौंप दी है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति को बहुत बहुत उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब जो है अगले साल इसकी जो अध्यक्षता है वो ब्राज़ील करेगा, और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तमाम देशों का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है कि हम तकरीबन 72 बड़े मुद्दों पर बड़े वैश्विक देशों को, बड़े वैश्विक शक्तिशाली चेहरों को एक साथ ऑन बोर्ड लेकर के आए हैं। एक साथ उन्हें हम लेकर के आए और उनकी सहमति हमने बनाई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। लेकिन मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को भी कहूँगी कि ज़रा कैमरा घुमाएं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे साथ हमारे यहाँ पर G20 में शामिल होने के लिए जो विदेशी मेहमान आए हैं, उनके तमाम डेलीगेट्स देखिए नीचे अब नेशनल मीडिया सेंटर में भी आपको घूमते नज़र आ रहे होंगे। अब मुझे लगता है कि प्रेस ब्रीफिंग का भी सिलसिला होगा, लेकिन उससे पहले जो विदेश से जो हमारे तमाम जो लोग आए हैं, जो तमाम गेस्ट हैं, उन्होंने G20 का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस पर भी हम वो बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही अगले साल होने वाली ब्राज़ील की अध्यक्षता को भी वो लोग शायद एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसी के साथ थोड़ी देर में 3 बजे से 4 बजे के बीच में टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान,
वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ज्वाइंट मतलब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात है, क्योंकि कल हमने दिल्ली डिक्लेरेशन दे दिया था भारत ने, अब कल से ही हम सभी को ये उम्मीदें थे कि ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं जिसको लेकर के G20 पूरे साल G20 की अध्यक्षता भारत ने की है, हर एक राज्य में जाकर के उसके बाद डिक्लेरेशन में आपने देखा कि 72 मुद्दों पर तमाम जो अलग अलग देश हैं वो एक साथ साझा होकर के आए हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि एक साथ लोगों को लेकर के आना और एक साथ सहमति बनाना ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अध्यक्षता करना, लीडरशिप करना, लीड लेना और करके दिखाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वाकई सीखने वाली बात है। बिल्कुल प्रीति, हमारे साथ अश्विनी जी भी जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनका रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि वाकई में किसी चीज को सामने आना और उसको मूर्त रूप देना, इसमें हमारी अकाउंटेबिलिटी। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, एक इम्पॉर्टेंट बात बोलिए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगी दीपिका यहाँ पे। अब ये गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि उन्होंने प्रस्ताव दिया है नवंबर में G20 की डिजिटल वो मीटिंग करेंगे, इसका प्रस्ताव उन्होंने दिया है, यानी कि वर्चुअली वो एक बार फिर से G20 की मीटिंग को वर्चुअली करेंगे तमाम देशों के साथ G20 की मीटिंग को G20 को लेकर के ही। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब नवंबर में क्या होने वाला है, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग होगी और साथ ही जो चीज़ें हुई हैं, जो अभी रोड मैप खींचे गए इन 2 दिनों की अध्यक्षता में भारत में तमाम अलग अलग देशों के साथ, उस पर उन्होंने कहा कि क्या कुछ नवंबर तक निकल के आता है। तो एक छोटा सा बिल्कुल, हम इससे कहते हैं कि मॉनिटरिंग से देखें, हम प्रीति से देख लेते हैं कि जिस तरीके से प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें सहमति बनी है, उन पर काम कैसे हो रहा है, और ये एक कहीं ना कहीं से मॉनिटरिंग के तौर पर हम इसे नवंबर में इसके लिए एक जानकारी कही गई है कि एज अ मॉनिटरिंग हम उस पर क्या काम हुआ है। अश्विनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसे प्रीति भी बोल रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि G20 का वर्चुअल सेशन हो, ऐसी प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है, इसके मायने क्या निकाले हम? जो कुछ भी टास्क लेते हैं, वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका जो जिम्मेदारी भारत ने ली थी उसे बखूबी निभाया है और अब मेजबानी सौंपी गई है ब्राजील को। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल आपको बता दें, हमारी सहयोगी प्रीति लगातार बनी हुई है। प्रीति, देखिए आज का हम यूं कहें कि वो 48 घंटे जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे, उस 48 घंटों को हमारे देश ने, हमारे आपसी सहयोग ने बहुत शानदार किया। एक स्वर्णिम इतिहास इसे कहा जाएगा, तो इसे दोहराए नहीं होगा। बात 2023 की कर लेते हैं। 2023 में हमने कई कीर्तिमान रच दिए, चंद्रयान 3 की सफलता और अब G20 की जिस तरह की सफलतापूर्वक मेजबानी हमने की है, ये वाकई में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। प्रीति जी बिल्कुल, देखिए इतिहास के पन्नों में ही ये जो 48 घंटे रहे हैं ये दर्ज हो चुका है। होने वाले हम नहीं कह सकते, क्योंकि कल ही हमने इतिहास रच दिया। पूरे विश्व की निगाह हमारे ऊपर थी और ऐसे में हमने जिस तरीके से देखिए अफ्रीकन यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो ये दिखाता है कि हमने करके दिखा दिया है। मैं कई बार अपने जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ तो मैंने कई बार कहा कि देखिए एक होता है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। G20 की अध्यक्षता कई देशों ने की है, इसका मतलब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिला था। जब भारत को मिला तो भारत ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, भारत ने इस अपॉर्चुनिटी पे छक्का मार दिया। और इसे कहेंगे कि जिन देशों ने इस पर सहमति नहीं बनाकर कुछ नहीं कर पाए, आप देखिए जो डिटेल मैंने डेटा सुबह सुबह शेयर किया था कि कई ऐसे देश हैं जहां पर G20 की अध्यक्षता उन्होंने की है, वहां पर जो आउटकम्स हैं कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है। तो सबसे ज़्यादा अभी तक जो G20 का सिलसिला 2016 से चल रहा है, उसके बाद भारत ने 2023 में जो G20 की अध्यक्षता अभी 48 घंटों में की है, उसमें 72 मुद्दों पर भारत ने सहमति बनाई है। जबकि इसके पीछे आप बाली की बात कर लें तो 27 मुद्दों पर सिर्फ सहमति बनी थी। उसके पहले इंडोनेशिया को दिया गया था, उस पर तकरीबन मुझे लगता है 36 मुद्दों पर सहमति बनी थी। अब ये दर्शाता है कि भारत कितना शक्तिशाली है, भारत सक्षम है कि तमाम देशों को बड़े मुद्दों को, वैश्विक मुद्दों को, दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहते हैं कि भारत एक संभावनाओं का देश है और इस संभावनाओं को उन तमाम महाशक्तियों ने भारत के अंदर देखा और अपनी प्रतिबद्धता उसमें जाहिर की। ये इससे साफ जाहिर होता है।
हाँ देखिए, बिल्कुल संभावना संभावनाओं का देश है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसीलिए अब देखिए भारत इतना बड़ा मार्केट है। और अगर यूएस आज आगे आकर के भारत के साथ खड़ा है तो उन्हें पता है कि भारत उन्हें आगे जाकर भारत यूएस को क्या देने वाला है। उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो चीन भी है। उसका बहुत बड़ा कारण अक्साई चीन का, जिस तरीके से चीन अक्साई चीन पर अपना प्रभुत्व दिखाता है। साथ ही अब देखिए जिस तरीके से चीन दक्षिणी चीनी सागर में अपना दबदबा जमाता है, तो इसको लेकर के पूरे ग्लोबल साउथ एशिया में यूएस को एक ऐसा देश चाहिए जो यूएस के साथ खड़ा हो सके, यूएस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चाइना को टारगेट कर सके, उसे काउंटर कर सके। तो ऐसे में ऑब्वियसली आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, तो भारत के पास ऑब्वियसली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल, देखिए वैश्विक ग्रो, हम वैश्विक स्तर की बात करें, निवेश एक ऐसी चीज होती है जिसपे सब खड़े होते हैं। हर देश चाहता है कि हम वहाँ अच्छा व्यापार कर सकें, अच्छा निवेश कर सकें। यदि हम बीते कुछ सालों की बात करें, बीते कुछ दिनों की बात करें, तो एप्पल हुआ या फिर टेस्ला हुआ, सभी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को चुना है इसके हब में। जबकि हम देखें एशिया में चाइना को तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब भारत में वो तमाम संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि भारत अब एक कदम आगे बढ़ चुका है। मैं तो कहूँगी दीपिका, भारत एक कदम आगे वैश्विक मतलब इंटरनेशनल फोरम में एक कदम आगे नहीं बढ़ा है, भारत कई कदम आगे बढ़ गया है। भारत जितना कॉन्फिडेंट है आज के डेट में, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब कल जिस तरीके से उन्होंने G20 की जब उन्होंने अध्यक्षता की थी 10:30 बजे के बाद, जब तमाम हमारे डिग्नेटरीज आ गए थे, उनका बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज ये आपको बता देगा कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं आने वाले समय के लिए, और हम कितने कदम आगे जा चुके हैं। बिल्कुल। और देखिए प्रीति, इन तमाम चीज़ों में हमने देखा कि हालांकि खूबसूरती हमें तो देश की दिखाई दी है, और देखिए कितने पुराने साल, चूँकि आपने भी कवर किया, आपने भी हर एक ज़रा हमको दिखाया, एक एक जगह से आपने वाकिफ करवाया, हर राज्य की एक अलग झांकी हमने देखी है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्दीक है, यानी कि आप ये देखिए कि हम कितने मॉडर्नाइजेशन में पहुंच जाए, हाँ, लेकिन हम अपने रूट्स को नहीं भूलेंगे, हम अपने मूल को नहीं भूले, ये भारत ने दर्शाया साफ तौर पे। अब देखिए, मैं आपको ना एक सेंटेंस पढ़ के सुनाने वाली हूँ, उससे ना आप हंस पड़ेंगी। एक आर्टिकल है जो मैं अभी खोल के भी मैं बैठी हूँ, अभी जस्ट मैंने ओपन किया है। उसमें लिखा गया है कि चीन रोड बनाते रह गया, चाइना रोड बनाता रह गया, हम रेल और जहाज से पहुँचेंगे यूरोप। G20 का जो सबसे बड़ा ऐलान है, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जिसकी बात मैं सुबह कर रही थी कि चाइना वन रोड मतलब BRO जो है, वन रोड जो उसकी पॉलिसी है BRO की, वो करता रह गया। उसने क्या किया कि तमाम जो गरीब देश हैं उसको कर्जा दे करके उसने BRO का प्रोजेक्ट ले लिया, उसे हरास किया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने क्या किया, यूरोपियन जो माफ़ कीजिएगा, जो अफ्रीकन यूनियन है, उसे मदद की जब उसे ज़रूरत थी कोरोना के टाइम में, उसे वैक्सीनेशन दिया, उसे कहा, उसे संभाला। गरीब देशों का देश है, गरीब मुल्कों का देश है, उसे कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमेशा गरीब नहीं रहोगे, तुम G20 में आओ, तुम अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखो। उसके बाद अब क्या है, आप देखिए जो मध्य एशिया और यूरोप के बीच में जो साझा ये प्रोजेक्ट हुआ है वन रोड को लेकर के, मध्य एशिया यूरोप वन रोड को लेकर के एक साझा एग्रीमेंट हुआ है। उसमें ये है कि अब भारत और साथ ही UAE, सऊदी अरेबिया और यूरोप, इन सब के बीच में एक वन रोड का प्लान है। प्रीति, हम इसको कह सकते हैं, जो वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, लेकिन जाते जाते ये देखा जाए कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत, यूं कहा कि चीन जिस तरीके से हमेशा दोहन करता है, लेकिन भारत मदद करता है और कमजोर जितने भी देश उनको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है, और G20 इस बात की तस्दीक करता है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए अब आपको वो 10 तस्वीरें दिखाते हैं जिस तरीके से G20 की शानदार झलक आपने देखी। हालांकि देखिए वो तमाम 10 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिस वक्त तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे राजघाट। एक एक करके वो तमाम तस्वीरें हम आप तक रख रहे हैं। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के उस वक्त पहुंचे थे जब उन्होंने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और वहीं इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति फ्रांस के वो तस्वीरें भी साझा करे हैं। बोला अहमद रिनुबू राष्ट्रपति नाइजीरिया के, अजाली असमोनी राष्ट्रपति कोमोरोस संघ के,
अल्बर्टो फर्नांडिस राष्ट्रपति अर्जेंटीना, फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री जापान, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन। देखिए अब वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब जो बाइडेन रवाना हो रहे हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो बाइडेन एक समिट को G20 की एक अच्छी यादों के साथ अब वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं। हम तस्वीरें लगातार अब तक साझा कर रहे हैं। G20 का दूसरा दिन और देखिए हालांकि समापन का संबोधन कर ही दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसी के साथ साथ तमाम तस्वीरें भी हम लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, समझिए और इसके मायने निकालिए कि ये न सिर्फ एक इवेंट था बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं भारत के लिए और एक अवसर भी कह सकते हैं भारत के लिए, जिसमें भारत ने संपूर्ण विश्व को यह दर्शाया कि हम किसी भी सूरत में कमतर नहीं हैं। और हमारी संवाददाता प्रीति लगातार बनी हुई हैं हमारे साथ। प्रीति देखिए, हालांकि इस सेशन का अंत हो गया है, यूं कहे G20 की अब मेजबानी सौंप दी गई है ब्राजील को पीएम के द्वारा, लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ बदलाव की जरूरत है। आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए हम प्रीति से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको वो तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, उनको रूबरू करा रहे हैं जो वाकई में बहुत गौरवशाली रही हैं। ये सुबह की तस्वीरें जिसमें जो बाइडेन आपको सबसे आगे नजर आ रहे होंगे, इसके पीछे अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष आपको नजर आ रहे होंगे। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो वक्त के साथ बदलाव जरूरी है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बात कही। यूएनएससी की स्थायी सदस्य G20 समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी ने बहुत बड़ा बयान भी दिया। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास और जिस शानदार तरीके से भारत ने मेजबानी की, इसे न सिर्फ देश ने बल्कि संपूर्ण विश्व ने देखा। और इसी के साथ साथ एक सीधा और एक बड़ा मैसेज दिया गया उन तमाम देशों के लिए जो भारत से और भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। सीधा और स्पष्ट संदेश। हम तमाम तस्वीरें आपको लगातार इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता करी, बल्कि महात्मा गांधी, जी हाँ महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजघाट पर वो पहुंचे थे। और जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे उससे पहले उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री वहां खड़े हुए थे, जहां पर उन्होंने साबरमती आश्रम का भी जिक्र किया। देखिए G20 के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बड़ी बातें कही हैं, क्या कुछ कहा, जरा ये भी जानिए। कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप
सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का जी हमारी सहयोगी प्रीति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रीति देखिए, अपना संबोधन जब प्रधानमंत्री मोदी दे रहे थे तो उन्होंने काफी बड़ी बातें भी कही। एक तो वर्चुअल सेशन की बात कही जो उन्होंने कहा कि नवंबर में होना चाहिए। इसी के साथ ये भी कहा कि देखिए वक्त के साथ बदलाव की जरूरत है। तो बहुत कुछ इशारा करती तमाम बातें। प्रीति जी बिल्कुल, वक्त के साथ बदलाव की ज़रूरत है। ये कल भी प्रधानमंत्री ने कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब वो ज़माना नहीं है जब हम किसी को इग्नोर करें। अब वो ज़माना नहीं कि हम किसी को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। अब ये उन्होंने अफ्रीकन यूनियन के लिए कहा था। अब ये वो जब कह रहे हैं कि हमें सबको साथ लेकर के चलना है, सबको आगे बढ़ाना है, इसका मतलब है कि अब हम ना पार्शियल नहीं हो सकते, हम बहुत सेल्फिश नहीं हो सकते। हमें सबको लेकर के आगे चलना पड़ेगा, हमको तमाम देशों को आगे लेकर के चलना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी देखिए G20 जो सम्मेलन है उसका समापन हुआ है, लेकिन अभी जो बायलैटरल्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। अब वो बायलैटरल्स जिन देशों के साथ होना तय है, शेड्यूल्ड है, उन देशों के साथ बायलैटरल्स हो रहे हैं। जैसे टर्की के साथ शायद आज बायलैटरल है, तो भी दो द्विपक्षीय बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ अभी कर रहे हैं। और देश हैं जिनके साथ आज स्केड्यूल है कि वो बायलैटरल टॉक करेंगे, तो उनके साथ भी प्रधानमंत्री का है। तो G20 का समापन हो गया है, लेकिन बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत जो है वो अभी भी मंडपम में अभी भी हो रहा है फिलहाल। दीपिका बिल्कुल, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि वर्चुअल सेशन नवंबर में हो, यानी कि इसे हम एक इवेंट के तौर पर नहीं देख रहे हैं, हम इसे ये भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं प्रीति कि जो बातें जो सहमति हुई हैं क्या उस पर काम हो रहा है, क्या उस पर आगे हमने कितना प्रोग्रेस किया, उसकी एज अ मॉनिटरिंग हम इसे कह सकते हैं, जो नवंबर में रखने की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए। हाँ देखिए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने मॉनिटरिंग की बात की है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मॉनिटर करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि नवंबर में एक बार फिर से डिजिटली हम लोग जुड़ेंगे, वर्चुअली एक प्रोग्राम करेंगे, मीटिंग करेंगे, जिसमें हम लोगों ने जो खाका खींचा है, हम लोगों ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, हम लोगों ने जो कदम बढ़ाए हैं कई सारे मुद्दों पर एक साथ आकर के हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पर जो हम सहमत हुए हैं, जिस पर हमें काम करना है, तो नवंबर में एक काम करते हैं, हम वर्चुअली जुड़ेंगे, जिसका प्रस्ताव अभी भारत ने फिलहाल दिया है, प्रस्ताव रखा है भारत ने तमाम देशों के सामने। तो इस पर नवंबर में एक मीटिंग होगी कि भाई हमने जो G20 में हमने ये इनिशिएटिव लिया था, ये फैसला किया था, ये हम इस पर हमने बात की थी, इस पर हम अग्री हुए थे, तो इस पर कहाँ पर कितने % तक हमने काम किया है, पूरे विश्व ने कितने % तक काम किया है। बायोफ्यूल की बात हो रही थी, हाइड्रोलिक जो इकॉनमी है उसकी बात भी हुई है। तो ये सब देखिए, ये वही कर सकता है जो अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट। और प्रधानमंत्री के बारे में कहा ही जाता है कि 2 घंटे सोते हैं। अब उन्होंने G20 पर भी एक मॉनिटरिंग डेस्क लगा दी होगी, वो कह रहे हैं कि मॉनिटर करेंगे भाई, और हम सब मिल के करेंगे, तभी G20 में तेज़ी आ सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर भारत ये कह रहा है कि हम मॉनिटर करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसके अलावा हम देखें कि साझा डिक्लेरेशन भारत की कूटनीतिक जीत इसे कहा जाएगा, चूँकि जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि रात तक भी ये तय नहीं हो पाया था कि यूक्रेन मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी को लेकर पर्सनल इक्वेशन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। प्रीति, इसे कैसे देखते हैं? दिल्ली डिक्लेरेशन में आप देख लीजिए, वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली डिक्लेरेशन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ। जहाँ पर यूक्रेन और रशिया जैसे मुद्दे पर कोई देश एकमत हो ही नहीं पा रहा था, कोई भी देश किसी भी देश को नाराज़ नहीं करना चाह रहा था। सारे देश अपने हितों को देख रहे थे, अपने प्रॉफिट को देख रहे थे, अपने हित को सामने रखकर वो बात ही नहीं कर रहे थे। ऐसे में आप देखिए, भारत आगे आया, भारत ने इनिशिएट किया, भारत ने इनिशिएटिव किया, और भारत ने यूक्रेन और रशिया
रशिया जैसे मुद्दों पर दिल्ली डिक्लेरेशन में तमाम चीज़ें वो लेकर के आ गए कि भाई ऐसा नहीं होगा कि हम इतना बड़ा सम्मेलन करें G20 जिसमें इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ आएंगी, जिसमें अमेरिका आएगा, जिसमें चाइना के जो डिग्नेटरीज़ हैं वो आएंगे, उसमें तमाम जापान के प्रधानमंत्री आएंगे, रशिया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आएंगे, और हम यूक्रेन और रशिया को हम भूल जाएंगे जहाँ पर युद्ध चल रहा है तकरीबन 2 साल से, उससे ज़्यादा का वक्त हो गया है। उन मुद्दों को हम छोड़ देंगे। अगर हम मानवीयता की बात करते हैं तो मानवीयता का परिचय भी देना पड़ता है। अगर हम शांति की बात करते हैं तो शांति का भी परिचय देना पड़ता है, उसका परचम लहराना पड़ता है। तो हमें बात तो करनी पड़ेगी, हम इग्नोर नहीं कर सकते। और सहमति नहीं बन रही है तो सहमति तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मानवता का सवाल है, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में पूरे विश्व का सवाल है। और अगर ये 2 देशों के लड़ने से अगर पूरे वैश्विक की भलाई पर कोई असर पड़ता है, या वैश्विक, आप देखिए जैसे फूड सिक्योरिटी चेन है, अब आजकल दीपिका आप देखिए कि अगर महंगाई है तो महंगाई आज के डेट में आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ भारत में महंगाई, ये ग्लोबल महंगाई आजकल हो, अभी पूरे विश्व में महंगाई है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर बेरोज़गारी है तो विश्व में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, अभी सब कुछ ग्लोबल हो गया है, ग्लोबल बेरोज़गारी है। आपको सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि इकॉनमी जो है कैसे बूस्ट करे, आपको ये सोचना है कि इकॉनमी जो है वो कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान भी ना हो, हम अपनी जो इकॉनमी, हमारे जो गोल्स हैं उसको हम सेट भी करें, हम इकॉनमी में बहुत आगे भी जाएं, हम तमाम अपने गोल्स को अचीव भी करें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो हम जब सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं तो कोई 2 देश लड़ रहा है उस पर हम बात नहीं करेंगे, चुप रहेंगे और इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ये बहुत बड़ी भारत ने पहल की और भारत ने इस पर तो बैटिंग कर दी, छक्का मार दिया है। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है प्रीति कि देखा जाए रात तक, शनिवार रात तक देखा जाए, शुक्रवार रात तक, कि 2 खेमों में तमाम बढ़ गए थे, ऐसा कहा जा रहा है। देश जिसे भारत को एक फोरम पे लाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन हालांकि भारत ने अपना बखूबी कूटनीतिक परिचय दिया, जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। चाहे वो शेरपाओं के बीच में, G20 सदस्यों के बीच में मणिपुर को लेकर बातचीत हो, या फिर जो नूह में हिंसा को लेकर बातचीत हो। देखिए कल, हाँ, आई गॉट योर पॉइंट, आप क्या कह रही हैं। कल जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी शाम के 4:30 बजे, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, फिनांस मिनिस्टर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, उसके बाद G20 के शेरपा अमिताभ कांत थे, और G20 के कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला भी थे। तो आपने देखा होगा उन्होंने कहा था, उन्होंने तमाम कई बड़े ब्यूरो जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं MEA में, उनके उन्होंने नाम लिए। उन्होंने कहा कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज ऑफिसर्स हैं जिन्होंने G20 के इस पूरे अध्यक्षता, भारत की अध्यक्षता को सफल बनाने के लिए उन्होंने जी जान से काम किया। आप फ्राइडे वाला आप वो बता रही हैं, इंसिडेंट बता रही हैं कि तभी कैसे एक सहमति पर सारे देश नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने पर्टिकुलर 2-3 बड़े अपने ऑफिसर्स के नाम भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लिया था। पर्टिकुलरली अमिताभ कांत ने, उन्होंने कहा भी था, आप कल का रिवाइंड करके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने, मैं नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उन ऑफिसर्स का उन्होंने नाम लिया था, उनको थैंक यू बोला था कि इन ऑफिसर्स की वजह से भारत ने इस कूटनीतिक परिदृश्य से इन देशों को एक साथ लाने में जो इनिशिएटिव दिखाया, उसके पीछे ये हमारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। उन्होंने क्या किया, कन्विंस किया उन देशों के साथ, लगातार उन्होंने कम्युनिकेशन रखा, उन्होंने बताया कि आप अगर हम ये नहीं करते हैं तो उसका वैश्विक तौर पर क्या असर पड़ेगा, अगर हम ये करते हैं तो हमारी कितनी बड़ी जीत है। तो इसीलिए उन्होंने थैंक यू अपने उन ऑफिसर्स को बोला। मैं नाम अभी भूल जा रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक बार कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रही हैं, और ये वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता भी है, हमें से कह सकते हैं प्रीति। और कल प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात भी कही थी तमाम लोगों को लेकर, तमाम देशों से, कि एक इकोनॉमिक फोरम है ना, इस पर सबकी सहमति बनना बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए, जापान की बात करी जाए, जर्मनी की बात करी जाए, इटली की बात करी जाए, इन 3 देशों से प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले में बात की है। इसके हम मायने भी निकाल सकते हैं प्रीति। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा अपना सवाल प्लीज, क्या पूछा आपने? देखिए, जिस तरीके से मोदी ने समझाया सभी को कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, सबको साथ आना होगा, एक सहमति बनानी होगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन 3 देशों से अलग से बातचीत की उन्होंने। इसे हम अलग तरीके समझ सकते हैं, इसके भी मायने निकल सकते हैं। हाँ, मैं आपको, हाँ, नहीं,
नहीं, मैं आपको बता दूं, अलग से इसीलिए क्योंकि बायलैटरल टॉक्स हैं, जहाँ पर साझा अलग से बात इसीलिए करते हैं ताकि जैसे हम न्यूज़ रूम में, मैं आपको एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल आप समझिएगा। जैसे पहले मैंने आपके साथ बात की, आप एक देश हैं, मैं एक देश हूँ, पहले मैंने हमारे हितों को साथ में ला करके हमने बात की, उसके बाद फिर उसको हम ग्लोबल प्रोस्पेक्ट पे लेके गए, उसे बायलैटरल टॉक्स बोलते हैं। अलग से एक देश दूसरे देश के साथ करता है, जो अभी टर्की के साथ भारत की चल रही है, बायलैटरल टॉक्स है वो। तो ऐसे में तमाम देशों के साथ अलग अलग बात करके उन्हें मना करके फिर एक फोरम पर लेकर के आना, जिसमें आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए ना, जैसे ही 3 वन अर्थ पे जब प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने सीधे सहमति मतलब सीधे अपना फैसला सुनाया कि हम अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर रहे हैं। वन फैमिली पर आप देखिए, जो हमारा बायोफ्यूल अलायंस जिसको लॉन्च किया गया है, तो ये सहमति वो पहले 1-to-1 बायलैटरल टॉक्स में ले लेते हैं। साझा जब लगता है कि नहीं, हम सभी का मन एक जैसा हो गया है, हम सब इस पर राजी हैं, तो G20 वो फोरम है जहाँ से वो अनाउंस करते हैं कि भाई इस विषय पर, वैश्विक इस विषय पर जो चिंता का विषय है, इस पर हम सब एग्री हैं, हम सब इसके लिए काम करने को तैयार हैं। तो पहले बायलैटरल टॉक्स होती है जो अलग अलग होती है, उसके बाद फिर उस फोरम को इस्तेमाल करते हैं, G20 को, वहाँ से अनाउंस करते हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हमने ये अचीव कर लिया है। तो अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि सूत्रों के हवाले से बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, आपके और हमारे पास भी होती हैं। ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान, स्पेन ने रूस को बड़ा कोसा था। ये क्या सही है? मुझे आपकी आवाज़ ना बहुत बहुत कट किया। चलिए, अपने पीसीआर से मैं कहूँगी कि तकनीकी खामी को दूर करें। प्रीति, आप सुन पा रही हैं? सवाल पूछे आप, एक बार फिर से सवाल पूछिए, एक बार फिर से सवाल पूछ लीजिए, शायद आ जाए। चीजें जो हैं, अब अंदर क्या हुआ, आंतरिक चीजें क्या थी, वो तो हम उस पर डिस्कशन इतना साफ तौर पे नहीं कर पाएंगे, और बहुत चीजें सूत्रों के हवाले से भी हमको मिलती है। देखिए, आपने कहा कि फोरम पर एक सहमति पे बात होनी चाहिए और वही बात पटल पर रखी जाती है, लेकिन जो खबरें छन के आई, जो बातें छन के आई, वो कुछ ऐसी भी हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान ने, स्पेन ने रूस को बहुत कोसा है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको सहमत करना ये बड़ी चुनौती हो गया था भारत के लिए भी। क्या ऐसा भी वक्त आया ही था? नहीं, मुझे वो नहीं पता किस सूत्र ने ऐसा कहा है, लेकिन ये हंसी वाली बात इसीलिए है कि रशिया के जो डिग्नेटरीज हैं, क्योंकि जो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन पर अभी सर्टेन बैन्स भी लगे, मैं आपको बता दूं, यूएन की तरफ से, बैन्स तो लगे हैं प्रीति, क्योंकि दुनिया में जो अन्न है, ऊर्जा उत्पादन की जितनी कमी हो रही है ना, उसको लेकर सीधा उनको जिम्मेदार बनाया जा रहा है। ये तमाम देश जो हैं ये जानते हैं इस बारे में। लेट मी एक्सप्लेन। तो अभी हुआ क्या कि जब यहाँ पर तमाम देश आ गए, तो उनके जो डिग्नेटरीज थे रशिया के, उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत की कि हम नहीं आ पाए, बट हमारा जो समर्थन है वो आपके साथ है, हमारे डिग्नेटरीज वहाँ पर हैं, हमारा डेलीगेशन वहाँ पर है। तो आप कह रहे हैं कि तमाम जो अलग अलग देश हैं उन्होंने अंदर उनको कोसा भी है। हम इसे कोसना नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे उनके बारे में तीखी प्रतिक्रिया देना, या हम ये कह सकते हैं कि अंदर कैसे रशिया और यूक्रेन को युद्ध के दो देशों के युद्ध को लेकर के जिस तरीके से ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ रहा है। चाहे आप देखिए, 2 देशों में युद्ध है, इसकी वजह से महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो उसकी मार, तो आप आपस में 2 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसका असर अगर पूरे फोरम पे पड़ रहा है तो उसको क्रिटिसाइज तो लोग करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करना कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये हुआ होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ज़रूर हुआ होगा। और अफ्रीकी देशों ने इसका बहुत खामियाजा भी भुगता है, इसीलिए वो हमारे साथ अब इस G20 में है। चलिए प्रीति, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग अब हमारी चर्चा चल रही है, वार्तालाप चल रहा है। तो देखिए, भारत के साथ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हुई है यूरोप और मिडिल ईस्ट में, कहीं ना कहीं इसे हम दूसरा परसेप्शन देखें प्रीति, तो ये चीन के BRI का जवाब है, हम इसे इस तरह देख सकते हैं। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि 1 रोड 1 बेल्ट की जो पॉलिसी है चाइना की, उसका काउंटर है ये मध्य एशिया और यूरोप के बीच में, मतलब मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में जो इंटरलिंक कनेक्शन हमारा बन रहा है, जिस 1 रोड की मिडिल ईस्ट यूरोपियन कंट्री के बीच जो 1 रोड का जो इस बार जिस पॉलिसी पे अग्री हुए हैं तमाम G20 देश एक साथ, ये चाइना का ही काउंटर, ये बहुत बड़ा काउंटर है, जिसको मैंने आपको कहा
कहा भी कि देखिए आर्टिकल ने छापा है कि चाइना 1 रोड 1 बिल्ट की पॉलिसी बनाता रह गया और हमने यूरोप तक एक लंबी सड़क बना दी की तैयारी कर ली, जिसमें यूएई और जिसमें सऊदी अरेबिया और तमाम जो भूमध्य सागरीय देश हैं वो इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ा जवाब है चाइना को। इनफैक्ट चाइना को मुझे तो लगता है कि पहले से पता था कि इस इनिशिएटिव पर तमाम देश पहले से ही अग्री हैं, वो आएंगे तो उनके चेहरे पे बहुत बड़ा तमाचा होगा इनफैक्ट। चलिए प्रीति, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच आपको बता दें कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए असम के सीएम, यूपी के डिप्टी सीएम और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है और क्या कहा है, जरा ये भी जान लीजिए। It was momentous because in a normal multilateral process, you have to go right up to the end of any summit to attain an outcome document or consensus on an outcome document. In today's day of, I would say, differing views on geopolitical issues, the fact that we have come up with a consensus document with the support of each and every one of our G20 partners on the first day of our presidency, when the Prime Minister announced in the early afternoon that we have not only reached a consensus on the New Delhi Declaration, but we have adopted the New Delhi Declaration. I think that came as a tremendous positive news. Also came as a surprise to many people that we could achieve this momentous outcome. प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में जो G20 का बैठक हुआ, पहला बार साउथ अफ्रीका को फुल मेंबरशिप मिला, साथों साथ जो साझा डिक्लेरेशन था वो भी अनएनिमसली पास हुआ है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था, भारत के लिए एक महिमा मंडित समय था और हम सब भारतवासी अपना प्रधानमंत्री को लेके बहुत बहुत हम लोग प्राउड है और लगता है कि भारत को जो विश्व में जो एक बहुत बड़ा मोमेंट दिया, बहुत बड़ा स्थान दिया, इसीलिए इतिहास हमेशा नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करेगा। दिल्ली का जो घोषणा पत्र है जिसमें सर्वसम्मति हुई है, जो विषय लाए गए हैं, यह भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी बधाई दी जाए वह कम है। मैं बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और जो विश्व के तमाम सारे नेता हमारे भारत में आए हैं, हम अतिथि देवो भव का जो संस्कार है उसका पालन कर रहे हैं। हमारे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व नेताओं का स्वयं स्वागत करने का भी काम किए और भारत की संस्कृति क्या है, चाहे वह कोरोना का सूर्य मंदिर का स्वरूप हो, उसको भी दुनिया ने देखा है और कल जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्वरूप था, शाम को डिनर के समय भी देखा है। It was momentous. वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की चहुं ओर प्रशंसा हो रही है, जिसके वो पात्र भी हैं। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।